क्या है और असल में सामरिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और पुराने दस्तावेज या समझौते वो क्या इशारा करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। शीलकांत शर्मा सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ केवी प्रसाद साहब हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है सर। और प्रोफेसर हर्षवी पंत हैं, डिस्टिंग्विश फेलो ORF से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शील सर आपसे करना चाहूँगा कि असल में काला पानी इतनी सुर्खियों में क्यों, और जिस तरीके से इसको लेकर भारत ने साफ किया कि हम बातचीत, नेपाल ने कहा कि बातचीत करने को भी तैयार हैं, और भारत की ओर से भी साफ किया कि जो नक्शा है वो वही नक्शा, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया जो इससे पहले हुआ था, हालांकि परसीवन का काम जारी है। ये भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में सीमा का लाना और इस तरीके से लाना नेपाल की तरफ से, ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल की जो वैली की पॉलिटिक्स है उसमें छोटी छोटी बात को बड़ा करके बढ़ाना और उसको लेके फिर उसका एक तरह का डम्फान बनाना, ये पहले से भी होता रहा है। और भारत की तरफ से इन सब चीज़ों को डील करने का तरीका यही है कि उसको शांत करें, क्योंकि भारत का अंततः नेपाल के साथ जो संबंध है वो बड़ा गहरा है, मित्रतापूर्ण है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग प्रॉब्लम फेंकते हैं उनको भारत का जवाब यही है कि भाई हम बातचीत कर लेंगे। जैसे इसके साथ आप, ये जो सामरिक बात है, वो जो नेपाल और भारत की ट्रीटी है उसको लेके गाहे बगाहे वो उठा देते हैं, और भारत ने हमेशा से कहा चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, पर वो इतने बार भी हुआ, कभी बात नहीं होती। उसको कोई 2003 में एजेंडा में डाल दिया, लेकिन फिर बात नहीं की। तो ये उनका एक तरीका है कहने का चीज़ों का, और उसको तूल देना एक हद के बाद ये सही है कि नहीं, ये बात सोचने की है। क्योंकि अब जैसे ये सीमा जो है, इसमें 98% की जो सीमा जो है वो तो बिल्कुल रिजॉल्व है, और पिलर्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस सीमा को लेके ये टेरिटोरियल जो नेशनलिज्म है, जो है ना सीमा का एक राष्ट्रवाद, वो भारत और नेपाल के बीच में बिल्कुल बेमानी है। जहाँ 6 से 8 मिलियन नेपाली भारत में रहते हैं, आते हैं, फ्रीली आते जाते हैं, जिन्होंने सदियों से कभी बीच में इन सब चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री बना दी और पॉलिटिकल मैप को लेके हल्ला करना, ये बिल्कुल बेमानी चीज़ है। पर इसको ऐसा कहने से वो बुरा मान जाएंगे, तो बेहतर ये है कि हाँ चलिए बात कर लेते हैं। और बात ऐसी कि भाई हम और आप तो दोस्त हैं, जो भी परेशानी होगी अब चलिए मिलके बात कर लें। और फिर भारत का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई जो कुछ बताया है वो पहले से था, ऐसा मतलब जो नक्शा दिखाया गया है उसमें कोई फेरबदल नहीं है, पहले था वैसे ही है। तो ये बात साफ है कि जो स्थिति है यथास्थिति है, इसको लेके बात को उभारना, तो ये तो नेपाल की तरफ से ही, मतलब उनकी जो राजनीतिक लोग हैं जो वो कर रहे हैं। और जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है, अब देखिए 15 दिन तक इंतजार करते हैं वो कहाँ से लाएंगे, ये भी देख लें। क्योंकि वो जो पुराने मैप हैं, फिर अगर आप मुद्दे पे आए तो जो कार्टोग्राफी उस जमाने में थी 1816, आज से 200 साल पहले की बात है, तब तो आज की स्थिति नहीं थी। वो कार्टोग्राफी भी बड़ी अप्रॉक्सीमेट टाइप होती थी, और उसमें फिर जो सीमा होती थी उसका वो रिवर के ऊपर होती थी कि कोई परमानेंट सीमा होती थी, ये सब मुद्दे थे। तो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने जो कुछ किया वही हमने फॉलो किया। 1960 में वो मान लिया गया फिर से। तो इस सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारी सीमा पे कोई विवाद है। एक समझ लीजिए विचार विमर्श की बात है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप बैठिए, बात कर लीजिए। और भारत की तरफ से हमेशा ये तैयारी है कि भाई हम तो आपके साथ हर चीज के लिए मिलने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। लेकिन प्रसाद सर, सवाल ये उठता है कि अचानक ये मसला क्यों? क्या ऐसा नया हो गया, कोई नया नक्शा आ गया? या कुछ लोग ये कहते हैं कि जब नदी आधार बनी 1816 में, उस नदी का जो मैं कहूँ कि इसका फ्लो था वो बदला, उसके बदलने के साथ साथ क्या कोई ऐसा नक्शा बदला इसके चलते नेपाल को लगा? या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें चाइना एंगल काफी ज्यादा है इस वक्त। ये सब कुछ मुमकिन है कहा जाए, लेकिन सबसे पहले कि सवाल तो ये हुआ जब भारत में के संसद में ये पारित हो गया, जम्मू कश्मीर का जब उसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद जो नया मैप इशू किया भारत
सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके ठीक बाद ही नेपाल ने आपत्ति जताई थी। और ये बात तो ज़रूर है कि ये तो मालूम ही है कि पिछले कुछ 5, 6, 7 साल से चीन की तरफ जो ज़्यादा मैत्री के कदम बढ़े हैं, नेपाल का झुकाव बढ़ा है, वो एक भारत के लिए तो एक दृष्टिकोण है ही, वो उसको आप नकार नहीं सकते। और उसके पीछे थोड़ा और जाइए कि आपको याद हो वहाँ पे जब ब्लॉकेड हुआ था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जब हुआ था, वहाँ के नागरिकों को और तराई के इलाकों को लेके काफ़ी सारी समस्या हुई थी। ट्रकें नहीं जा पाई यहाँ से, क्योंकि बॉर्डर तो हमारे यहाँ नेपाल के बॉर्डर जो है तराई के इलाके से जो आते हैं, वहाँ की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो कुछ उसमें बदलाव आया। और उसी वक्त आपको याद है कि चीन की तरफ से पेश हुआ एक वहाँ से कि भाई हम रेल कॉरिडोर बना देंगे कि जो आपको आवागमन के लिए, जो सामान माल ढोने के लिए आपको कोई समस्या ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जुड़ी हुई हैं, जोड़ के देखें तो कोई ना कोई नक्शा आपको दिखेगा जो निकलता आएगा। लेकिन जैसे एम्बेसडर श्रीकांत जी कह रहे थे कि भाई भारत और नेपाल के संबंध बड़े पुराने हैं, और जैसे वहाँ तो कहा जाता है रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो लोगों के बीच में अच्छे संबंध भी हैं, कई सारे वहाँ के लोग यहाँ काम करते हैं और कई सारी चीज़ें, सुविधाएं दोनों तरफ से निकलती हैं। मिल बैठ के तो कई चीज़ें होती है, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो जैसे आपने कहा कि उसमें क्या चीन का भी नज़रिया हो सकता है, क्योंकि ये 2 ही पॉइंट है जो आपने जिक्र किया, 2 पॉइंट है जो लिपुलेख ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ, ये 2 ही पॉइंट्स है जो अभी ट्राई जंक्शन में आते हैं। और आपको याद हो हाल फिलहाल एक और ट्राई जंक्शन खबर में था भूटान के साथ को लेकर, तो उसको सामरिक दृष्टि से भी जोड़ के देखिए आप। आज किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि क्या सामरिक मसला ज़्यादा है और चीन एंगल इसमें ज़्यादा दिखता है? क्योंकि इससे पहले नेपाल की ओर से मुझे याद नहीं पड़ता, मैं आज काफ़ी कुछ इसमें देख रहा था कि पहले कभी कोई ऑब्जेक्शन इसको लेकर खड़ा किया गया हो, उसमें कभी इस तरह से प्रमुखता से बात नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से जरूर कभी कभी चुनाव के वक्त बयानबाजी हुई है। देखिए, काला पानी का जो मुद्दा था वो तो काफ़ी समय से बना हुआ था और उसके में डिस्कशन और वार्ता दोनों देशों के बीच में लगातार चली रही थी। जैसा अभी जिक्र हो रहा था, 98% जो बॉर्डर है वो रिजॉल्व हो गया था, उसमें कोई समस्या नहीं है कहीं पर। अब लेकिन ये काला पानी का मुद्दा एक बड़ा इमोटिव इशू ज़रूर है नेपाल में, और इसका मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अगर आप नेपाली पर्सपेक्टिव से समझें तो उसमें ये भी है कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जहाँ हम रहते हैं, टेरिटरी मैटर्स, टेरिटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका राष्ट्रवाद जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है वो हमारे लिए भी है। तो थोड़ा सा अगर हम इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएं तो हम भी देखें कि हम भी तो बड़े इमोटिव हैं जब बाउंड्री की बात आती है। तो जब एक छोटा सा देश होता है और उसके सामने बड़ा देश होता है, तो वो जो संबंध हैं वो इस तरह के हो जाते हैं जहां पर आप छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके देखते हैं। तो उसमें जब काला पानी का जो मुद्दा बना हुआ है, काफी समय से बना हुआ है, और जो मुझे लगता है एक तरह से इंटरेस्टिंग जो बात नेपाल में भी हुई पिछले कुछ महीनों में, वो ये कि भारत की जो समस्या है वो तो ये जो काला पानी वाला मुद्दा ये सामने आया ही, पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि एक पुराना 4 साल पहले का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मेमो भी आया सामने, जिसमें कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है, नेपालीज गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है कि जिस तरह से चीन अपनी रोड्स एक्सपैंड कर रहा है नेपालीज बॉर्डर पर, उसको लेकर नेपाल की टेरिटरी लॉस होगा। उसको लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत ऑफ कोर्स बड़ा इमोटिव इशू है और भारत को लेकर छोटे से छोटा मसला बड़ा बन जाता है, पर वो नेशनलिज्म, जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, वो चीन की तरफ भी बरकरार है। तो वहां पर जो एक मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आप अपने को उस संदर्भ में इस बात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे